क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर जो थर्ड है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, नाइन्थ क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, ठीक है, जो कि एक लाइन की इक्वेशन होती थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि अब हम पेयर पढ़ेंगे। पेयर का मतलब दो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी दो लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखो, जब दो लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे तो दो लाइन एक प्लेन में कैसे हो सकती हैं? या तो वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो दो लाइन पैरेलल होंगी, या फिर वो दो लाइन कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी बिल्कुल एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है। तो देखो, दो लाइन की इक्वेशन है, सपोज करो ऐसे। लाइन की इक्वेशन हमने ऐसे पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक और दूसरी लाइन है ए एक्स, वो इसी फॉर्मेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है। अब ये दो इक्वेशन है तो सपोज करो इसको ए वन बी वन सी वन बोल देते हैं, ये पहली लाइन की इक्वेशन है। और इसको बोल दिया ए टू बी टू सी टू, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। अब लाइन की इक्वेशन से हम कैसे पता करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। उसके लिए इनके कोफिशिएंट्स की रेशियो निकालनी है, यानी क्या निकालेंगे हम? ए वन बाई ए टू, फिर वाई के कोफिशिएंट की रेशियो बी वन बाई बी टू, और कांस्टेंट टर्म की रेशियो यानी कि सी वन बाई सी टू, ठीक है। अब अगर ये पहला पेयर नॉट इक्वल आ जाता है, यानी ए वन बाई ए टू की वैल्यू सपोज करो वन बाई टू आ जाती है, और बी वन बाई बी टू की वैल्यू थ्री बाई फोर आ जाती है, यानी वन बाई टू और थ्री बाई फोर नॉट इक्वल है ना, फिर तीसरे वाले की रेशियो की जरूरत नहीं है, चाहे इक्वल आए चाहे नॉट इक्वल आए। तो ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू आ जाता है, तो ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स की। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन बनेगी, ये लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि अगर, ये फर्स्ट हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। दूसरा है अगर ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू, यानी पहले वाली रेशियो सेम आ जाए लेकिन नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू हो जाए। कहने का मतलब ये रेशियो आ जाए वन बाई टू, ये भी आ जाए वन बाई टू, और इधर आ जाए थ्री बाई फोर, ठीक है, यानी पहले वाली रेशियो इक्वल आ गई, पीछे वाली नॉट इक्वल आ गई। तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइंस, ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन होगी, ये लाइन कभी नहीं काटती एक दूसरे को, ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है जब तीनों इक्वल आ जाए। जब तीनों इक्वल आएंगे तो लाइन होती है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन करेंगी। अब ये क्या होती है? ये बिल्कुल हर एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप रेशियो से लाइंस पता कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन को देख के, कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। अब देखो, ये लाइन जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ये केवल एक पॉइंट पे काटेंगी, ठीक है। तो जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन का भी सॉल्यूशन होगा और इस लाइन का भी सॉल्यूशन होगा। यानी जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर इसको आप आगे कितना भी बढ़ाओगे, अब ये दोबारा इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस केस में एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइंस के केस में देखते हैं लाइन कितनी बार काटती है। पैरेलल लाइंस के केस में लाइन कभी नहीं काटती एक दूसरे को, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे हो। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये इस लाइन पे है लेकिन इस पे भी नहीं है। कोई पॉइंट इस लाइन पे तो वो इस पे नहीं होगा, यानी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसके पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा है कोइंसिडेंट। अब इसमें कितने कॉमन पॉइंट है? इसमें तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, जितना आगे बढ़ाते जाएंगे कॉमन पॉइंट मिलते जाएंगे। तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है, इसलिए कितना सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखो, जब हमें सॉल्यूशन मिलता है तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट। तो देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम रहेगा कंसिस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे होगा इनकंसिस्टेंट। और जब यहाँ पे भी देखो सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। यानी कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के केस में कंसिस्टेंट, और पैरेलल लाइंस के केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट एग्जांपल में बोला गया है चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमें ग्राफिकली चेक करके बताना कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इफ सो, अगर कंसिस्टेंट है देन
देन सोल्व दैम ग्राफिकली, तो उनको ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा और उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। तो दोनों पॉइंट्स को पहले हम एक लाइन के लिए फाइंड करते हैं। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी, इसके लिए हम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 3y इजिकल टू 6 होगा, और फिर 3 उधर जाके 6 को डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ऐसे ही जब y को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 3, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो x इजिकल टू 6 बचेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिल गए, 0,2 और 6,0। ऐसे ही अब दूसरी लाइन के लिए भी 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। यहाँ पे देखो जब x को 0 पुट करेंगे, जब x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, तो माइनस 3y इजिकल टू 12 बचा। और जब माइनस 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 3 4 जार 12, 4 अपॉन माइनस 1, या फिर हम बोल सकते हैं -4 बचेगा। -4 आया। अब y को 0 पुट कर लेते हैं। जब y को 0 पुट करोगे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। दो पॉइंट मिल चुके हैं, अब इनको ग्राफ पे लोकेट करते हैं। तो देखो अब ये ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब ये लेबलिंग करते हैं, यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और पॉइंट को लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है x0 y2, x0 y2 ये वाला पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए यहाँ पर, x6 और y0, तो x6 y0 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब इनको ग्राफ से मिला देते हैं, एक लाइन से मिला देंगे स्केल की हेल्प से। तो ये देखो स्केल से मिला दिया इसको, है ना, रूल पेंसिल से कर लेना आप इसको। और अब हम दूसरी लाइन के भी पॉइंट को ऐसे लोकेट करेंगे, x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4 ये होगा। दूसरा पॉइंट है x6 y0, x6 y0 यही पॉइंट होगा। ठीक है, तो इनको भी स्केल से मिलाते हैं। अब देखो इन दोनों को भी मिला दिया पॉइंट्स को, तो देखो ये वाला पॉइंट कॉमन मिला ना, यानी इस वाले पॉइंट पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। और जब सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन हमें बताना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इज क्या है, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, तो x6 y0 ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो भाई सेकेंड एग्जांपल में लिखा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली बताना, यानी रेशियो चेक करके नहीं बताना, ग्राफिकली बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, दोनों लाइन को प्लॉट करेंगे। तो पहले इस वाली लाइन को प्लॉट करते हैं। अगर इसमें x को 0 पुट कर दिया जाए, देखो अगर इसमें x को 0 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू 5 0 होता है। तो बचेगा क्या, -8y प्लस 1 इजिकल टू 0, -8y प्लस 1 इजिकल टू 0। अब यहाँ से ये +1 है, उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 1/8। यानी जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू आई 1/8। ठीक है, और जब आप y को 0 लोगे, जब y को 0 लोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 5x प्लस 1 इजिकल टू 0, 5x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये +1 है, उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी -1/5 आएगी, -1/5। अब देखो अगर इसको हम डेसिमल में निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2 1 जा 2, तो -0.2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको करोगे तो ये हो जाएगी 0.8 और 0.12, लगभग इतना बन जाएगा ये। ठीक है, और अगर और फुल डेसिमल प्लेस तक निकालोगे तो 0.125, लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब ऐसे ही इस लाइन के लिए भी 2 पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ में हम x को 0 पुट कर देते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, -24/5y प्लस 3/5 इजिकल टू 0। क्या बचेगा, देखो -24/5y, ये आपको रफ काम में करना। ठीक है, प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। ये प्लस 3/5 है, उस तरफ जाके -3/5 हो जाएगा, तो उस तरफ जाके -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 यहाँ डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 24 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 3 1 3, 3 1 8। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है, ये 1/8।
यहाँ पे भी देखो x 0 लिया था y 1/8, यहाँ पे भी x 0 लिया तो y 1/8, यानी ये वाला पॉइंट तो सेम आ गया। ठीक है, अब y को 0 पुट कर लेते हैं इसमें। अब जब इसमें y को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 3x + 3/5 = 0। 3x + 3/5 = 0। ये +3/5 है, उस तरफ जाके -3/5 हो जाएगा। देखो ये था ना 3x + 3/5 = 0, ये +3/5 उस तरफ जाके -3/5, ये 3 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे 5 के साथ नीचे आएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या, देखो माइनस का साइन भी था, तो -1/5 आई एक्स की वैल्यू। तो देखा जाए तो देखो ये दोनों पॉइंट सेम आ गए हैं, देखो है ना, इसका मतलब ये लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना कि ये कोइंसिडेंट लाइन्स है। अब देखो भाई ये ग्राफ बना लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और 0.1 0.2 ऐसे लिए क्योंकि देखो पॉइंट्स हमारे ऐसे ही थे, डेसिमल में ही थे ना। तो देखो पहला पॉइंट है एक्स पे 0, वाई पे 1/8, 1/8 मतलब 0.125। ठीक है, 0 एक्स पे 0, वाई पे 1.2, तो 0.1 है ये। ठीक है, और 0.12 यानी 1 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0। देखो ये था ना 0.1, तो इससे ऊपर 0.12 थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेट 0.125 हो जाएगा हमारा। तो एक्स पे तो 0 है, तो ये इसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, एक्स पे -0.2 है और वाई पे 0, एक्स पे -0.2 ये रहा, तो सॉरी ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो इधर होगा, तो -0.2, 0। तो ये दो पॉइंट है और दोनों लाइन के सेम पॉइंट है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इसी के ऊपर से लाइन क्रॉस करते हैं। तो देखो इसको हमने क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो आप स्केल से 2 बार लाइन पास करना, एक बार थोड़ी दूर एरो लगा देना जिससे कि ये अलग लाइन दिखे, ये अलग लाइन। ठीक है, और ये कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लिख देना सिंस लाइंस आर कोइंसिडेंट, coincident, therefore given pair of linear equation have infinitely many solutions। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। देखो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में लिखा है चंपा वेंट टू ए सेल, चंपा एक सेल में जाती है, टू परचेज सम पैंट्स, कुछ पैंट्स एंड स्कर्ट्स खरीदने के लिए। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मैनी ऑफ ईच ही हैड बोट, हाउ मैनी ऑफ ईच का मतलब दोनों उसने कितने कितने खरीदे हैं, स्कर्ट्स और पैंट्स। तो शी आंसर्ड, तो चंपा क्या आंसर करती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। जो स्कर्ट्स की संख्या है, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो क्या है, जितनी पैंट्स खरीदी ना उसके ट्वाइस से 2 कम है। ठीक है, और ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, और दूसरा उसने फिर से बताया नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, यानी जो स्कर्ट्स हैं वो पैंट्स के 4 टाइम्स से 4 कम है, और इसमें बोला कि 2 टाइम्स से 2 कम है। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन बनानी है। आगे लिखा है हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट। अगर देखो आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो लास्ट लाइन से देखो क्या लिखा है, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट। हमें फाइंड करना है चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे हैं। तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ से हम, लेट नंबर ऑफ पैंट्स, तो नंबर ऑफ पैंट्स हमने मान लिया एक्स है, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमने मान लिया कितने हैं, वाई हैं। पैंट एक्स मान लिया है और स्कर्ट्स वाई मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है, यानी कि जो स्कर्ट्स क्या है वाई, वो क्या किसके इक्वल है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। 2 लेस है, 2 लेस मतलब 2 कम है, यानी -2 करना, किसमें से, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ पैंट्स, है ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x। देखो क्या बोला है, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है ना, स्कर्ट्स जो है वो क्या है, पैंट के ट्वाइस से 2 कम है। तो स्कर्ट्स कितनी थी हमारी, y थी, पैंट्स कितनी थी, x थी, तो 2y = 2x - 2। ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, दूसरी बात में उसने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है, देखो यहाँ से, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो क्या है, पैंट्स के 4 टाइम्स से 4 लेस है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्या है, देखो बोला है जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो पैंट्स के डबल से 2 कम है, यहाँ पे बोला नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो पैंट के 4 टाइम्स से 4 कम है। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमने बना ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनके लिए हम टेबल बना लेते हैं, पहले इसके लिए बना लेते हैं फिर इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे।
तो देखो अगर हम x को 0 पुट कर लेते हैं, x को 0 पुट करोगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या बच जाएगी -2। और अगर y को 0 पुट कर लेते हैं, अगर y को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आया 0 और जो ये -2 है ना ये उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, यानी 2 इजिकल टू 2x हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए बनाते हैं, y इजिकल टू 4x - 4 है। यहाँ पे देखो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो 0 × 4 ये टर्म 0 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या बच जाएगी -4। और अगर y को 0 पुट कर लेते हैं तो y को 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 और फिर ये -4 है, इस तरफ आके +4 हो जाएगा तो 4 इजिकल टू 4x हो जाएगा और 4 इधर आके डिवाइड होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो जब हम y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट करके आप दोनों पॉइंट्स निकालोगे। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो भैया पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो पहला पॉइंट है x0 y -2, तो x0 y -2 ये हो जाएगा। ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं आपको। ठीक है, जब भी ग्राफिकल मेथड से करोगे ना तो सेम सेम गैप होना चाहिए तभी एक्यूरेट आंसर आएगा आपका। तो ये है 0, -2। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 1, 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको स्केल से मिला देते हैं। ठीक है, ये देखो स्केल से मिला दिया है इसको और साथ में इस लाइन के ऊपर इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दिया, आपको भी ऐसे लिख के आना। ठीक है, अब देखो दूसरे पॉइंट्स लोकेट करते हैं। दूसरा पॉइंट है x0 y -4, तो x0 y -4 ये बनेगा। दूसरा पॉइंट है x पे 1 y पे 0, वो तो सेम पॉइंट है, x पे 1 y पे 0 है ना, तो सेम पॉइंट है। तो अब यहाँ से हम एक लाइन क्रॉस करते हैं। तो देखो भाई ये दूसरी लाइन हमने प्लॉट कर ली है, दूसरी लाइन को भी क्रॉस कर दिया ऐसे। तो देखो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग और किस पॉइंट से पास हो रही है 1, 0 से, तो यही तो हमारा सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट, वही तो सॉल्यूशन है। यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपनी 1 और y की वैल्यू क्या है 0। अब x हमने किसको माना था, देखो x माना था नंबर ऑफ पैंट्स को, इसका मतलब पैंट्स कितनी खरीदी उसने 1 पैंट, और स्कर्ट कितनी खरीदे 0, यानी उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी। देयरफॉर शी बॉट 1 पैंट एंड नो शर्ट, उसने कोई शर्ट नहीं खरीदी है, स्कर्ट सॉरी स्कर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखो लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है इनको सोल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, तो इसमें ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करना। ठीक है, वो सीखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यानी पहले इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, लिखा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 क्लास 10th के 10 बच्चों ने क्विज में मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स की संख्या थी वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा थी, है ना। यानी कि अगर बॉयज़ 10 थे तो गर्ल्स कितनी थी 14 थी। खैर हो नहीं सकते क्योंकि 10 है ना। ठीक है, तो जितने भी बॉयज़ थे गर्ल्स उससे 4 ज़्यादा थी। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने कितने थे। देखो जब भी आपको स्टेटमेंट जितनी समझ आए ठीक है पढ़ लेना, बाकी आपको लास्ट लाइन में देखना फाइंड क्या करना है। लिखा गया है देखो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है ना, तो यही हमारे वेरिएबल्स बनेंगे, यानी इन्हीं को हम x और y मान के चलेंगे। तो आप किसी को भी x और y मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज इज इक्वल टू x। नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या मान लिया है x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज इज इक्वल टू y। बॉयज़ को हमने x मान लिया और गर्ल्स कितनी थी y मान ली थी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 10, इसका मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो ऐसे हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी देखो क्या है गर्ल्स जो हैं वो क्या है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी बॉयज़ प्लस 4 है। तो गर्ल्स क्या है अपने पास, देखो गर्ल्स है y इज इक्वल टू बॉयज़ क्या है x प्लस 4। तो इक्वेशन क्या बनी y इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, अब आप इस y को चाहो तो इधर ला सकते हो, यानी x माइनस वाई, और ये प्लस 4 को उधर लेके जा सकते हो -4। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो x, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इस तरीके से दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन
और ये सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, y इजिकल टू एक्स प्लस फोर था तो y को यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो y यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस फोर है, इसको उधर भेज दिया तो उस तरफ जाके माइनस फोर हो गया, तो माइनस फोर इजिकल टू एक्स माइनस वाई है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ ना, सेम चीज़ है, इक्वल है ना दोनों, तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो दो इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। अब ग्राफिकली सोल्व करने के लिए किसी भी लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है। देखो ऐसा हम करते थे जब सॉल्यूशन फाइंड करते थे ना 9th में, जैसे ये एक लाइन लिखी, अब इसके हम 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे, जो इस लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट होंगे। जैसे अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, अगर x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 10 मिलेगी। ऐसे ही अगर y को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 10 मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट मिल गए, 0,10 और 10,0, ठीक है। ऐसे ही अब इस लाइन के ऊपर भी 2 पॉइंट फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही इससे फाइंड करते हैं 2 पॉइंट, फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। अगर इसमें x को 0 पुट कर देते हैं, अगर x को 0 पुट करोगे तो क्या बचा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। देखो x को 0 पुट कर दिया ना, तो क्या बचा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या बचेगी, 4। अब y को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स माइनस जीरो एक्स ही होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फोर। कब, जब हमने y को 0 पुट करा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं। इसके पॉइंट क्या है, 0,4 एक्स जीरो वाई फोर और एक एक्स माइनस फोर वाई जीरो। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, अब इनको ग्राफ पे लोकेट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहले पॉइंट क्या है, 0,10 और 10,0, तो 0,10 ये पॉइंट होगा यहाँ पे, 0,10। देखो ग्राफ बनाओगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना, लेबलिंग अच्छे से होनी चाहिए, यानी ये वाली एक्सिस तो यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस, ये वाली है वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे मार्क लगाने हैं, ठीक है। फिर जब आप पॉइंट लोकेट करोगे तो पॉइंट का लिखना है ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेट्स 0,10 और ये है 10,0, ठीक है। अब इनको रूलर से स्केल से ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। देखो ऐसे स्केल से मिला लेंगे इसको, ठीक है। और जब इस लाइन को आप मिला लोगे तो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है इसके ऊपर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ऐसे अब दूसरी लाइन को लोकेट करते हैं। देखो दूसरी लाइन के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स थे, एक पॉइंट था 0,4, दूसरा था -4,0, तो x 0 y 4 देखते क्या बनेगा, x 0 y 4 ये होगा, और दूसरा पॉइंट था -4,0, तो x पे -4 और y पे 0 ही हो जाएगा, -4,0। ऐसे इनको भी स्केल से मिला देंगे। अब ऊपर तक जाने देंगे, जहाँ पे पॉइंट मिलेंगे वहाँ पे सॉल्यूशन होगा। देखो मिलाते हैं एक बार इनको स्केल से, तो देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट से मिला दिया गया है, और लाइन को जब देखा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अब ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे काट रहे हैं, यानी ये इंटरसेक्टिंग है ना, तो ये वाला पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा 3 और देखो y कोऑर्डिनेट, सामने सामने स्केल से मिला के देखते हैं। तो देखो इस पॉइंट का जब हमने देखा गया तो x कोऑर्डिनेट है इसका 3 और y कोऑर्डिनेट है इसका 7, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, 3,7। तो देखो ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी इस लाइन पे भी है ना, इंटरसेक्टिंग, इस पॉइंट ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। ग्राफ बनाते टाइम आपको क्या करना है, देखो एक तो लेबलिंग अच्छे से करनी है, जैसे x एक्सिस y एक्सिस, फिर जो दो लाइन ड्रॉ करोगे उनकी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, उन दोनों लाइनों के ऊपर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखोगे, ठीक है। फिर जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है वो लिख दोगे आप, ठीक है। और जब ये ग्राफ बनाओगे तो गैप आपको बिल्कुल सेम सेम लेना, तभी आपका सही आंसर आएगा। अगर गैप कम या ज़्यादा हो गया तो फिर इसमें क्या बोलते हैं, एरर आने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। तो गैप सेम सेम रखना बिल्कुल, जैसे मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, ठीक है। चलो देखो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी फिर से हमें ऐसे इक्वेशन बनानी है दो, और फिर उनको ग्राफ पे लोड करना और सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो लिखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की एक साथ कॉस्ट कितनी होती है, 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्या बताया था मैंने आपको कि जिस चीज़ को आपको फाइंड करना होता है उसी को हम वेरिएबल यानी एक्स और वाई मानेंगे। तो क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हमें 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो उन्हीं को एक्स और वाई मानेंगे, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू
x rupees and let the cost of 1 pen is equal to y rupees। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट x रुपये एज्यूम कर ली और एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपये एज्यूम कर ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट बनाते हैं। देखो एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की आएगी, 5 इंटू 5 करोगे। तो ऐसे ही एक पेंसिल x रुपए की है, 5 पेंसिल निकालनी तो 5 मल्टीप्लाई x यानी कि 5x हो जाएगा। फिर एक पेन y रुपए का तो 7 पेन कितने के आएंगे, 7 पाई रुपीज़ के। तो ये पेंसिल की कॉस्ट आ गई और ये पेन्स की कॉस्ट आ गई। टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो कि बताया है 50 रुपीज़ के इक्वल होगी। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट मिला के कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट। अब देखो फिर से वही, एक पेंसिल x रुपए की तो 7 पेंसिल 7x रुपीज़ की हो जाएंगी। एक पेन y रुपीज़ का है तो 5 पेन्स 5y रुपीज़ के हो जाएंगे। और टोटल मिला के कॉस्ट कितनी बताई हुई है दोनों की, 46 रुपीज़। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, अब इनके लिए टेबल बना लो और फिर दो दो पॉइंट निकाल के और उनको ग्राफ पे हम प्लॉट कर देंगे। ठीक है, देखो दोनों लाइन के लिए टेबल बना लिया है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं x को 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, अगर x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी ना, 0 इंटू 5 0। तो बचा क्या, 7y इजिकल टू 50। अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड होगा। जब 50 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 जा 49 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 7 1 जी 7, लगभग अप्रोक्स 7.1 आ जाएगा। ठीक है, अब y को 0 पुट कर देते हैं। जब आप y को 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 7 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5x इजिकल टू 50। अब 5 उधर जाके डिवाइड होगा, 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 10 मिल जाएगी। ठीक है, अब इधर आते हैं, इसमें अगर x को 0 पुट कर देते हैं। अगर x को 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 बचा क्या, 5y इजिकल टू 46। अब 5y इजिकल टू 46 है, 5 उधर जाके डिवाइड होगा। जब आप 46 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 9 जार 45 और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 5 2 जार 10 यानी कि 9.2 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, और जब y को 0 पुट करोगे तो देखो ये पूरी टर्म 0। अब ये 7x इजिकल टू 46 है तो 7 इधर जाके 46 को डिवाइड करेगा। तो 7 6 जार 42 होते हैं, 4 बचेगा। 7 5 जार 35 यानी अप्रोक्स 6.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है x पे 0 y पे 7.1। देखो ये लेबलिंग कर ली है, x एक्सिस y एक्सिस। x पे 0 y पे 7.1 तो देखो ये मैंने मार्क कर लिया है। ये होता है 6, 6 के बाद 7, 7 से थोड़ा ऊपर 7.1 होगा। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 0,7.1। दूसरा पॉइंट है 10,0 यानी x पे 10 y पे 0। तो x पे 10 y पे 0 ये हो गया 10,0। ठीक है, अब इनको स्केल से मिला देंगे। ठीक है, ये देखो रूलर से इसको ज्वाइन कर लिया गया। ठीक है, और साथ में इस लाइन के ऊपर इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दिया, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब दूसरी लाइन ज्वाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट है x 0 y पे 9.2। x 0 y 9.2, देखो ये 9 होगा, 9 से ऊपर 9.1, उससे ऊपर 9.2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0,9.2। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है x पे 6.5 y पे 0। तो x पे 6.5, 6 रहा 7 रहा, 6 और 7 के बीच में 6.5 बनेगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 6.5,0। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। कहाँ है, दूसरा पॉइंट था हमारा ये 9.2। ठीक है, तो इनको अब स्केल से मिलाते हैं। ये देखो 0,9.2 और ये हमने 6.5,0 को मिला दिया है। तो लाइन की इक्वेशन भी लिख दी, 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या बन रहे हैं, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखे तो ये x पे जा रहा था 3 से हल्का सा नीचे था। ठीक है, लेकिन क्योंकि x और y क्या है, नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल, तो वही कंप्लीट इंटीजर होंगे यानी 3 इसकी वैल्यू आएगी। अब ये थोड़ा सा एरर इसलिए आ रहा है, देखो 3 से थोड़ा सा इधर लाइन जा रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि 6.5 को लेने में थोड़ा एरर हुआ होगा। और जैसे ये डेसिमल वैल्यू है 7.1, ये अप्रोक्स लिए, ये 7.1 से थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती थी, है ना। ये 9.2 लेने में हमारी थोड़ी एरर आया होगा। ठीक है, तो इसी वजह से, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज थी ना, तो इधर थोड़ा एरर आ गया है। ठीक है, तो असल में हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 3,5। अब कैसे चेक करोगे, देखो अगर आपको चेक करना है तो आप x की जगह 3 और y की जगह 5 पुट करो। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब आप x की जगह 3 पुट करोगे तो 3 5 जार 15
और y की जगह 5 पुट करोगे तो 7 5 जा 35 और 35 प्लस 15 क्या होता है 50, तो सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे भी x की जगह 3 और y की जगह 7 पुट कर देते हैं, तो 3 7 जा 21 और 7 पुट करेंगे 7 5 जा 35, दोनों को ऐड करोगे 40, y की वैल्यू कितनी है ये 5 है ये, सॉरी, तो 5 5 जा 25 और 25 और 21 को ऐड करोगे 46 आ जाएगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करें ना, तो ये हमारा सोल्यूशन है, x की वैल्यू 3 और y इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, x था नंबर ऑफ या कोस्ट ऑफ, कोस्ट, एक सेकेंड रुकना, देखो x हमने किसको माना था, कोस्ट ऑफ पेंसिल को, और y हमने माना था कोस्ट ऑफ पेन को, ठीक है। ऐसे ही देखो पीछे वाले क्वेश्चन में जो x और y की वैल्यू आई है ना, तो आपको बताना है x और y हमने क्या माना था, x हमने माना था क्या, नंबर ऑफ बॉयज को, और y माना था नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, ऐसा लिख के आना लास्ट में, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। ऐसे इस वाले में क्या माना था हमने, x माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को और y माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो कि x थी, जो कि कितनी है 3 रुपीज, तो इज इक्वल टू 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। देखो अभी इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी आपको ये रेशियो से बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो रेशियो निकालते हैं a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तो देखो a1 by a2 मतलब 5/7, b1 by b2 मतलब -4/6, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 2/3। तो हमने देखा a1 by a2 और b1 by b2 नॉट इक्वल आए हैं, है ना। क्या ऑब्जर्व करा हमने कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, और ये किसकी कंडीशन होती थी, जब a1 by a2 और b1 by b2 नॉट इक्वल आ जाए, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन लिख दो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में फिर से दो लाइन दे रखी हैं, तो देखते हैं रेशियो निकालते हैं। पहले a1 by a2 यानी कि 9/18, b1 by b2 मतलब 3/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, और c1 by c2 12/24। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे 9 1 9 9 2 80, यानी a1 by a2 की वैल्यू आई 1/2, यहाँ पे 3 1 3 3 2 6, इसकी भी रेशियो आई 1/2, 12 1 12 12 2 24। तो देखो सबकी रेशियो क्या आ रही है 1/2 1/2 1/2, है ना। यानी कंडीशन कौन सी बनी कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। जब तीनों रेशियो सेम होती है तो लाइंस कैसी होती है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइंस। तो फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा 6x + 3y + 10 और ये है, ठीक है। तो a1 by a2 मतलब 6/2, b1 by b2 मतलब -3 और y का कोफिशिएंट है -1, है ना। देखो y के आगे कुछ नहीं मतलब कोफिशिएंट 1 हुआ और साइन के साथ लिखेंगे यानी -1। यहाँ से भी 2 3 जार 6 हो गया, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, और 10/9। तो देखा जा रहा है, देखो इसकी रेशियो आई 3/1, ये भी आई 3/1, और ये 10/9, ये नॉट इक्वल आ गया। यानी कि a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 by c2 के नॉट इक्वल आ गया है। तो ये कंडीशन किसकी होती थी, पैरेलल लाइंस की। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में 3 ही पार्ट थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिखता रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, यानी रेशियोज को कंपेयर करके हमें क्या फाइंड करना है, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो आपको पता कंसिस्टेंट होता है जब लाइंस इंटरसेक्टिंग हो और कोइंसिडेंट हो, और इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होता है जब लाइंस कैसी हो, पैरेलल हो। चलो ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं। देखो सबसे पहले इसको ax + by + c की फॉर्म + c = 0 की फॉर्म में लाते हैं, यानी राइट हैंड साइड 0 बनाते हैं। देखो दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो इसको ax + by इसको इधर ले आओ 5 को, यानी 3x + 2y - 5 = 0, राइट हैंड साइड 0 बना लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आए जिससे -7 = 0। कहने का मतलब ये जो कांस्टेंट है या तो दोनों में इस तरफ होना चाहिए या इस तरफ होना चाहिए। तो आप ऐसे की ऐसे से भी आंसर निकाल सकते थे, और मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अब a1 by a2 करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2,
b1/b2 करोगे तो 2/-3। अब यहीं पे मुझे ये नॉट इक्वल दिख रहे हैं, है ना, ये 3/2 है और ये 2/-3 है, तो ये नॉट इक्वल है ना। जब पहला पेयर ही नॉट इक्वल आ जाए यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो कैसा होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट होता है ना। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो आपको बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू 2/4, b1/b2 की वैल्यू -3/-6 और c1/c2 की वैल्यू देखो, इसको इधर लेके आओगे ना तो -8 हो जाएगा और 9 भी इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कैसा भी लिख सकते हो, c1 8 और c2 9। ठीक है, इधर लाओगे तो माइनस से माइनस कट के फिर भी 8/9 ही आना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 और 8/9, यानी कि देखो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ये तो 1/2 ये 8/9, ये नॉट इक्वल आ गया ना, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन की। और पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, और सॉल्यूशन नहीं होता है तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में लिखा 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। ठीक है, तो चलो देखो a1/a2 करते हैं, तो a1 की वैल्यू 3/2 और b1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 5/3, सॉरी b1 की वैल्यू 5/3 और b2 की वैल्यू -10, c1 की वैल्यू देखो, इसको इधर लाओगे तो -7 और इधर लेके आओगे इसको तो -14, 7 से माइनस कट जाएगा, 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। जब दो फ्रैक्शन डिवाइड में होते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज रहता है और नीचे वाले का रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे कटेगा, 3 3 जार 9, यानी कि 1/6 आया इसको सोल्व करके। ऐसे इसमें भी करो, ये 5/3 है और ये -10/1 है, जब ये पलट के मल्टीप्लाई होता है ऐसे हो जाएगा, 5 2 जार 10, तो ये आया -1/6। देखो माइनस को नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ। ठीक है, तो ये दोनों तो नॉट इक्वल आ गए ना, और शुरू में ही नॉट इक्वल आ जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन मिलेगा मतलब कंसिस्टेंट, नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि ये देखो a1/a2 कर दे हैं तो 5/-10, b1/b2 करोगे तो -3/6 और c1 करोगे तो देखो ये 11 इधर आएगा -11 और ये -22 इधर आएगा तो +22 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक अगली लाइन में इनको दिखा सकते हो कि इसको इधर लेगा -11 = 0, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, और -22 इस तरफ आके +22 = 0। तो इसको सोल्व करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 3 1 3, 3 2 6, 11 1 11, 11 2 22। तो देखो ये 1/-2, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये -1/2, ये -1/2। तो मैंने आपको बताया था माइनस चाहे नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ सेम बात है, तो तीनों इक्वल आगे इक्वल आते हैं तो कैसी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन होते हैं इसलिए सिस्टम रहेगा कंसिस्टेंट। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। इधर देखो नेक्स्ट पार्ट, a1/a2 करो तो a1 की वैल्यू 4/3 और a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 8 और 12। आप इधर लाओगे तो -8 और -12 हो जाएंगे और वो कट के 8/12 ही बचेगा, 4 2 8, 4 3 12। अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 2 4, तो ये भी 2/3 आया, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी तो 2/3 बना ना, तो तीनों सेम आ रहे हैं, मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों सेम आ जाते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन हो तो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें बताना हमें कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, यानी ग्राफिकल मेथड से निकालना है।
ठीक है। तो पहले कंसिस्टेंसी चेक करते हैं इसकी, उसके लिए हमें कोफिशिएंट की रेशियो निकालनी पड़ेगी, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो देखो a1/a2 यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 माना जाएगा ना, 1 है x का कोफिशिएंट। तो a1 की वैल्यू 1 हुई, a2 की वैल्यू 2 हुई। तो a1/a2 करा तो 1/2, b1/b2 करेंगे तो फिर से 1/2, और c1/c2 करोगे तो ये 5/10, इसको कैंसिल करोगे तो 1/2। तो तीनों रेशियो सेम आ जाते हैं। इसका मतलब सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कोइंसिडेंट लाइन होती है ना, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अब इसको ग्राफिकली हमें सोल्व करना है, ठीक है। उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट चाहिए होंगे। तो x + y = 5, इसके लिए हम 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो जब x को 0 पुट करोगे, आप देखो x को 0 तो y की वैल्यू 5 बची, और जब y को 0 पुट कर दोगे तो x = 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस लाइन के लिए भी देखो, ये कोइंसिडेंट लाइन है ना, तो आपके पॉइंट्स भी सेम आएंगे, देखना अभी। ये देखो, अगर x को 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 × 2 0 होता है। तो बचा क्या, 2y = 10। अब 2y = 10 है तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। फिर y को 0 पुट करो, जब y को 0 पुट करोगे तो 0 × 2 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, 2x = 10, और 2x = 10 है तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो देखो सेम पॉइंट मिला है, 0 5 5 0 0 5 5 0। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब देखो ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया है। तो ग्राफ बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको लेबलिंग अच्छे से करनी है, यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, जो पॉइंट लिखेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। और दूसरा एक गैप सेम सेम होना चाहिए इनके बीच, ठीक है, ग्राफिकल मेथड जब भी यूज करोगे आप। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पॉइंट तो सेम है, पहला पॉइंट है 0,5, यानी x 0 y 5, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 5,0, यानी x 5 y 0। दोनों इक्वेशन के सेम पॉइंट है, यानी दोनों लाइन इन्हीं दो पॉइंट से पास होंगी, ठीक है। तब इनको स्केल से और पेन से आप मिला लेना। तो देखो ये बना दी हैं, दोनों लाइन इसी पॉइंट से पास होंगी। तो आपको भी ऐसे दिखाना है, एक बार दूर एरो दिखा देना, एक बार नज़दीक एरो दिखा देना, ये सेम लाइन है, ठीक है। तो ऐसे करके इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। x + y = 5 से आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो इसके, ठीक है। यानी y = 5 - x, या तो ऐसे लिख दो, या फिर x = 5 - y। ऐसे कर करके आप जितनी y की वैल्यू लेते जाओगे, x की वैल्यूज मिलती जाएंगी आपको, ठीक है। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। देखो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। उसमें हमें अगला पेयर दिया है x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकल इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो a1/a2 मतलब 1/3, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है। फिर y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, और यहाँ पे -3 है। तो b1/b2 भी हमारा 1/3 ही आया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। c1/c2 8/16 करेंगे तो 1/2 आया। तो ये देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन बन गई ना, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन बन गई, और पैरेलल लाइन के केस में सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। पैरेलल लाइन की कंडीशन है ना ये, देयरफॉर नो सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, या फिर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन नहीं होता, और फिर हमें इसको सोल्व नहीं करना, ठीक है। तो अब बस हमें नेक्स्ट पार्ट करना है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में लिखा 2x + y - 6 = 0, और 4x - 2y - 4 = 0। तो पहले देखते हैं कंसिस्टेंसी। 2/4, a1/a2 की वैल्यू 2/4, b1/b2 की वैल्यू, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, यहाँ -2। तो ये नॉट इक्वल लग रहा है ना, यहीं पे देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, नॉट इक्वल यहीं से पता चल रहा है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे 1/2। देखो ये 1/2 आया है, और ये 1/-2 है, तो नॉट इक्वल है ना, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंट है तो फिर हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो दोनों लाइंस को लिखते हैं, और फिर इनके लिए हम दो दो पॉइंट पता करेंगे। जैसे पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, इसके लिए हम दो पॉइंट पता करते हैं, जिससे कि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो पहले x को 0 पुट करा, अगर x को 0 करोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये y - 6 = 0 बचेगा। देखो ये टर्म 0 होगी तो क्या बचा, y - 6 = 0, -6 उस तरफ जाके +6 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब अगर y को 0 पुट कर दोगे तो 2x - 6 = 0,
अब ये -6 उस तरफ जाके फिर से +6 हो जाएगा और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इस लाइन को तो पॉइंट मिल गया हमें 0 6 और 3 0। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। ऐसे इसके लिए भी दो पॉइंट निकाल लेते हैं। देखते हैं जब x को 0 पुट करेंगे, अगर x को 0 पुट करोगे तो 0 × 4 0, बचा क्या -2y - 4 = 0। जब x को 0 पुट करा तो -2y - 4 = 0। अब ये -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा, और ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो उधर जाएगा तो -2 डिवाइड में चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2/-1 आया। 2/-1 को -2/1 भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू, इसका मतलब -2 हो जाएगी। तो x 0 y -2 हो जाएगा। और जब y को 0 पुट करोगे तो देखो 0 × -2 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या 4x - 4 = 0। 4x - 4 = 0। तो -4 उस तरफ जाके +4, और 4 उधर जाके डिवाइड होगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब हमें दोनों लाइन के दो पॉइंट पता चल के चुके हैं। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करते हैं। देखो पहले इस लाइन को लोकेट करते हैं 2x + y - 6 = 0। तो x 0 y 6 पहला पॉइंट है, x 0 y 6 ही हो गया, x 0 y 6। दूसरा पॉइंट है x 3 y 0, तो ये पॉइंट हो गया x3 y 0। ठीक है, अब इनको लाइन से मिला देते हैं। देखो अब ये लाइन हमने प्लॉट कर लिया है, और इस पे इसकी इक्वेशन लिख देना। ऐसे ही आपको भी इक्वेशन लिखनी है इसके ऊपर। ठीक है, दूसरी पॉइंट हम लोकेट करते हैं, जो कि क्या है x 0 y - 2। तो x 0 y - 2 ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है x पे 1 y पे 0, x 1 y 0। तो x 1 y 0 ये हो जाएगा। अब इनको स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो देखो ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली, और ये काट रहे हैं इस पॉइंट पे, और जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखे तो इस पॉइंट के देखो x पे भी 2 है और y पे भी 2 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 2, 2। तो यही हमारा इसका क्या है सॉल्यूशन है, यानी x की वैल्यू भी क्या मिलेगी 2, और y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 2। यही हमारा सॉल्यूशन है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई कैसे करना है, x = 2 y = 2 दोनों इक्वेशन में पुट करके देखना, बारी बारी से उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें x को 2 और y को 2 पुट करके देखता हूँ, 2x + y - 6 = 0 है ना। 2x + y - 6 = 0। यहाँ पे x की जगह 2 रखना है, और y की जगह भी 2 रखना है। तो देखते हैं 0 आंसर आना चाहिए। देखो 2 + 2, सॉरी 2 2 जार 4, 4 + 2 6, और 6 - 6 0। तो आ रहा है ना 0 आंसर, इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो x को 2 पुट करोगे तो 2 4 जार 8, फिर यहाँ पे भी 2 पुट करोगे 2 2 जार 4, और पीछे -4 है ही, तो ये -4 -4 -8 हो जाएगा, और 8 - 8 0। तो ये भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। उसमें देखो सबसे पहले कंसिस्टेंटी चेक करेंगे, तो a1/a2 करेंगे तो 2/4, b1/b2 करेंगे तो -2/-4, और c1/c2 करोगे तो -2/-5। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 1 2 2 2 जार 4, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल करोगे 2 1 2 2 2 जार 4, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो हमारी रेशियो क्या बनी 1/2, 1/2 और 2/5। तो शुरू में इक्वल है और पीछे नॉट इक्वल है। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट होता है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्यूशन हमें करना ही नहीं। ठीक है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, इज 36 मीटर। ये किसके लिए यूज हुआ है हाफ पेरीमीटर के लिए, यानी ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, उसका हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो हमें गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेम चीज़ करेंगे हम। देखो लेंथ के बारे में क्या बोला गया है कि वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। जो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है उसी को तो वेरिएबल ले लेते हैं हम। तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। लेंथ को हमने कितना मान लिया है x मीटर, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू
वाई मीटर, है ना, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसी को हम वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इसको यहाँ साइड में समझो एक बार। देखो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 × L + B। लेकिन हमें पेरीमीटर नहीं चाहिए, हमें हाफ पेरीमीटर चाहिए। तो हाफ पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इसका हाफ करके। ये हमारा पूरा पेरीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ पेरीमीटर मिल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हाफ पेरीमीटर कैसे निकलता है, L + B से। तो L + B हाफ पेरीमीटर यानी कि L + B। L हमारा x है, लेंथ x है और ब्रेड्थ क्या है, y है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है, यानी x + y की वैल्यू कितनी है, 36। एक इक्वेशन बन गई। ऐसे दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इन्होंने क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है, यानी कि लेंथ क्या है x, वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। विड्थ y थी तो y से 4 ज़्यादा कौन है, लेंथ है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन बन गई। ठीक है, आप चाहो तो इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, y को इधर ला के x - y = 4। ठीक है, इसको 2 मत बोलो, फिर इसको 2 बोल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इनको ग्राफ पे प्लॉट करना, तो उसके लिए हमें इनके दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से इसकी टेबल बनाते हैं। तो देखो अगर x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 बचा, y = 36। और अगर y को 0 पुट करोगे, देखो y अगर 0 हो गया तो x की वैल्यू 36। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो ये बन गया, और दूसरी इक्वेशन ये है, इसके लिए यहाँ टेबल बना लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं। फिर इसके बाद देखो अगर x को 0 पुट कर लेते हैं, तो x को 0 पुट करोगे तो क्या बचा, -y = 4। -y = 4 और दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये -4, यानी y की वैल्यू -4 हो जाएगी। और अगर y को 0 पुट करोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये x - 0 = 4। x - 0 x ही हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब देखो ये ग्राफ हमने बना लिया है, हमने 4 का गैप लिया, 4 8 12 16, है ना, क्योंकि देखो 4 के मल्टीपल्स में थी, 4 9 से 36, 4 के मल्टीपल्स में थी x और y की वैल्यू, इसलिए 4 4 का गैप ले लिया। तो पहला पॉइंट है x0 y 36, तो x0 y 36 ही हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है इसका x36 y0, x36 y0 ही हो जाएगा, 36, 0। दोनों पॉइंट हो गए हैं। ठीक है, अब इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, फिर दूसरी लाइन लिखेंगे। ये देखो लाइन हमने प्लॉट कर ली ऐसे करके, और लाइन की इक्वेशन भी लिख दी इसके ऊपर। ठीक है, अब दूसरी लाइन x0 y -4, x0 y -4 ही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0 ही हो जाएगा। अब इनको मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो जब इस दूसरी लाइन को ड्रॉ करा गया तो ये पॉइंट यहाँ पे मिले, है ना, और यानी ये लाइन x - y = 4 और ये दूसरे वाली लाइन x + y = 36, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जब इसको नीचे मिलाया तो x पे 20 मिला और y पे 16 मिला, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x20 y16। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आई है, 20 और y की वैल्यू है 16। अब x हमने माना था लेंथ को, इसका मतलब लेंथ जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल = 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल = 16 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। लिखा गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी इस इक्वेशन के लिए हमें एक और इक्वेशन ऐसी लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। ऐसे करके जो पेयर बनेगा ना, पेयर कैसे बनेगा, एक इन्होंने दे रखी है, एक हम बनाएंगे। तो जो पेयर बनेगा वो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। यानी ये गिवन लाइन है ना, ये गिवन है, हमें एक ऐसा पेयर लिखना है, ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो। तो ऐसी तो बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप कुछ भी लिख दो, 3x + 4y - 9 या +9, कुछ भी लिख दो, = 0। अब देखो a1/a2 करेंगे तो 2/3 आएगा, और b1/b2 करेंगे तो 3/4, नॉट इक्वल आ गया ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, ऐसे कुछ भी पेयर बना देना, बस ये इक्वल नहीं आनी चाहिए रेशियो। ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइन्स के केस में क्या होता है, आगे वालों की रेशियो सेम आनी चाहिए। अब रेशियो सेम कब आती है, जब काटने पे सेम नंबर आए, और काटने पे सेम नंबर आने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x,
3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6y, और यहाँ पे पीछे वाला सेम नहीं आता है ना पैरेलल लाइंस में। देखो ये तो 1/2 आ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, बस 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है इसको, है ना। देखो किसी भी नंबर से आप 3 से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे आगे वाले दोनों को, क्योंकि इनकी रेशियो सेम चाहिए है, और इसको कुछ और लिख दो, ठीक है। जैसे देखो अब आप करोगे तो 2/4 करोगे तो देखो 1/2 आएगा, माइनस तो करके दिखाता हूँ, 2/4 यहाँ पे -3/-6 और -8/10। तो देखो 2/4 को कैंसिल करेंगे 1/2 आएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2 आएगा, आएगा ही 1/2 क्योंकि हमने मल्टीप्लाई ही 2 से करा है। यहाँ पे 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, तो नॉट इक्वल आ गया, यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो आ गई ना पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है। फिर है कोइंसिडेंट लाइंस, आप इसमें अभी ऐसे भी लिख सकते थे, आगे वाले सेम रख दो, जैसे इसको 2x रहने दो, -3y, इसको कुछ और लिख दो, +7 लिख दो। तो देखो ये भी 1/1, ये भी 1/1, नॉट इक्वल टू -8/7, तब भी पैरेलल बन जाएंगी, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन यानी ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इसका, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, सबकी रेशियो सेम आनी चाहिए, तो सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, किसी से भी लिख दो, 2 से, 3 से, 4 से, आपकी मर्जी। जैसे मैं 10 से करके लिख रहा हूँ, 2 को 10 से करेंगे तो 20x, 3 को 10 से करेंगे तो 30y, 8 को 10 से करेंगे तो 80, क्योंकि सबको सेम से करना तभी तो सेम रेशियो आएगी। देखो अब 2 बाय करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, 2/20, -3/-30 और -8/-80। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 8 1 8, 8 10 जार 80, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 10 जार 30, 2 1 2, 2 10 जार 20, तो 1/10 1/10 1/10। जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। ऐसे ही आप कोई और भी अपना पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों लाइंस को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। देन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, और इस तरह से जो ट्रायंगल बनेगी ना उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। फॉर्म्ड बाय, देखो दो लाइंस तो ये होगी, एंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, इन दो लाइंस से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगी उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, ठीक है। तो देखो ये रही हमारी पहली लाइन, x - y + 1 = 0, देखो ये वाली, और 3x + 2y - 12 = 0। तो इनको ग्राफ पे प्लॉट करना तो हमें दो दो पॉइंट इनके चाहिए होंगे, तो चलो प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर x को 0 पुट करा जाए, तो x को 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, -y + 1 = 0, -y + 1 = 0। ये आपको रफ में करना है, ठीक है। ये +1 है उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1। और जब y को 0 पुट कर दोगे तो देखो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो x + 1 = 0 बचेगा, क्योंकि देखो y की वैल्यू 0 होगी, है ना, ठीक है। तो x में से 0 माइनस करेंगे तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का x ही रहेगा, और ये +1 उस तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1। अब दूसरे पॉइंट पर 3x + 2y - 12 = 0, यहाँ पे अगर x को 0 पुट कर देते हैं तो 0 × 3 यानी ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो बचा क्या, 2y - 12 = 0, 2y - 12 = 0। -12 को हम उस तरफ भेजेंगे तो इक्वल टू से उस तरफ जाके +12 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 6। अब y को 0 पुट कर लेते हैं, जब y को 0 पुट करोगे तो 0 × 2 ये टर्म 0 हो जाएगी। अब 3x - 12 = 0 ये बचेगा, 3x - 12 = 0। अब ये -12 है उस तरफ जाके +12 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, और 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 = 12 यानी 4 वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू 4 मिलेगी। अब फटाफट इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देखो पहला पॉइंट है x0 y1, तो x0 y1 ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है x पे -1 y पे 0, x पे -1 देखो इधर है ये -1 -2, तो x पे -1 और y पे 0 ये पॉइंट हो जाएगा। इनको लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। ये इनको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया और लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन भी लिख दिया, ये इसी लाइन के तो पॉइंट्स थे तो ये लिख दिया। फिर दूसरे पॉइंट, दूसरी लाइन है वो इनसे पास हो रही है, x0 y6, x0 y6 ये हो जाएगा, x0 y6। दूसरा पॉइंट है x4 y0, तो x पे 4 y पे 0 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को भी स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। देखो जब इस दूसरी लाइन को भी हमने ज्वाइन कर लिया है, उसकी इक्वेशन लिखी 3x + 2y - 12 = 0। तब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है,
ये ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसे करके। तो इसके वर्टिसेस देखो कौन कौन से वर्टिसेस हैं, एक तो ये है, एक, दो और तीन। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं, क्योंकि बाकी दो के तो हमें पता है। इसके कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए, -1 0, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 0। बस एक इसके और कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो देखो जब आप इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसे नीचे मिलाओगे तो देखो ये 2 पे जाके मिलेगा। स्केल से करके देखते हैं। देखो जब आप इसको स्केल से ऐसे मिलाओगे ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये बनेगा x पे 2 और y पे 3, यानी 2,3। यानी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया 2,3। और फिर बाद में हमें क्या करना था, इसको शेड करना था ना। देखो क्वेश्चन में लिखा शेड द ट्रायंगुलर रीजन। एक तो तीनों वर्टिसेस फाइंड करने थे, तो आप लिख दोगे वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, ये आंसर हो जाएगा। साथ में इसको शेड करने के लिए और बोला था ट्रायंगुलर रीजन को, तो इसको आप किसी भी कलर से या ब्लू कलर से या किसी से भी ऐसे शेड कर देना। ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन शेड हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब जो बाकी एक्सरसाइज है, अभी देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो अब ग्राफिकल मेथड सीखा हमने इस एक्सरसाइज में। बाकी के जो टॉपिक्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे।